तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त एकदम। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स। तो इसे बेसिकली मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है किसी किसी बुक्स में। तो आप दोनों में ये नहीं कीजिएगा। बस होता क्या है, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग जो चार्ज कंसिडर करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जब हम मूविंग चार्जेस की बात करते हैं या फिर जब चार्जेस की बात करते हैं तो हम लोग इसमें कोई भी चार्ज ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा चार्ज लेंगे? नेगेटिव चार्ज लेंगे। और जब बाकी चार्जेस की बात करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लेते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जितने भी फार्मूले डिराइव करेंगे या देखेंगे वो सब फार्मूले हमने 12th क्लास में देख चुके हैं, 11-12 क्लास में। तो तब हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस जहाँ पे फार्मूले में क्यू रहता था बस वहाँ पे ए से रिप्लेस हो जाएगा, और कुछ नई थ्योरीज भी आएगी, वो भी देखेंगे हम लोग साथ ही साथ में। तो वेलकम टू दिस न्यू चैनल टेक्निकल नॉलेज विद इंजीनियर्स। और शुरू करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग होना चाहिए। ये हमारी कंपलसरी केस होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे वो इलेक्ट्रॉन एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैसे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पहले इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं। मतलब जब काफ़ी सारे बुक्स में या फिर ऑलमोस्ट सारे ही बुक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो हम उल्टा करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, उसके बाद में मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, उसका पाथ देखेंगे, उसकी ट्रेजेक्टरीज देखेंगे, फोर्स देखेंगे और कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। अब लेक्चर में आगे आगे पता चलेगा आपको। तो बेसिकली मैं मैग्नेटिक फील्ड इसलिए पहले कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो केसेस बनते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं रैदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारा ये जो चैप्टर है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपका इंटरेस्ट बिल्डअप करें इसके अंदर। इसलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पहले कंसिडर करेंगे, बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। तो पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। काफ़ी छोटा सा डेफिनेशन ले लेंगे, आप सभी को तो पता ही होगा इसके बारे में। तो जैसे कोई मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट हमने कंसिडर कर लिए है। ये रहा हमारा मैग्नेट, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो होता क्या है, हम कोई भी मेटल जब या फिर कोई दूसरा मैग्नेट जब इसके इन्फ्लुएंस में लाते हैं तो ये इससे अट्रैक्ट होकर चिपक जाता है। जैसे कि ये कोई मेटल है तो ये हो क्या, इससे अट्रैक्ट हो जाता है या फिर इससे रिपेल हो जाता है अगर कोई दूसरा मैग्नेट कंसिडर करते हैं तो होता क्या है, इसके पीछे का जो रीज़न होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा इसके इन्फ्लुएंस में। जैसे कोई एरिया होगा कि भाई हम उस एरिया के अंदर हमने कोई मेटल ला लिया और वो जाके उससे अट्रैक्ट हो गया। तो उसी जो एरिया, उसी जो फील्ड होती है उस फील्ड को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो एरिया होता है उसे हम लोग एक सेकंड इसमें भी कहा, दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, जैसे कि अभी हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए है, और दूसरे इसमें हम लोग जो ये एरिया होता है, ये एरिया किस फॉर्म में होता है? लाइंस के फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक लाइन से भी डिनोट किए करते हैं कि भाई किसी भी मैग्नेट के आजू बाजू एक फील्ड बनती है और वो फील्ड किसी लाइंस के फॉर्म में होती है, उसे हम लोग मैग्नेटिक लाइंस भी कहा जाता है। और मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, या कुछ ऐसे जाती है।
ये ऐसे जाती है, ये हमने ला लिया मेटल, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और फिर बाद में इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे। ये कुछ ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा इसका। यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसका डायरेक्शन, जिस तरफ ये अंदर की तरफ और ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इसे हम लोग मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। तो भाई इन मैग्नेटिक लाइंस के इन्फ्लुएंस में हमने कोई भी मेटल ला लिया, जैसे ही वो इसके अंदर आ गया वो मेटल, उसने मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लिया, तो मतलब मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसी ये केसेस होती है। मैग्नेटिक लाइंस भी हमने देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने देख लिया। अब हम लोग जो देखेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, मतलब इस पूरे जो टॉपिक है, जो पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे मैं पढ़ाऊँगा आपको, थोड़ा बेसिक आपने पढ़ा ही होगा ये, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा रिवाइज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक जो है, सबसे पहले तो हमने ये कंसिडर करना है कि भाई ये जो मूविंग चार्जेस हम लोग लेने वाले हैं, मूविंग चार्जेस से काफ़ी कंपल्सन है कि हमें मूविंग चार्जेस ही लेना है। तो जैसे हमने एक, सबसे पहले हम लोग वो पॉइंट्स लिख लेते हैं, हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड doesn't affects on a charge at rest. Second point, it only affects the moving चार्ज। तो जैसे कि अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर दी है। जैसे कि अभी एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं कुछ ऐसे। हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई हम लोग मूविंग चार्जेस ही क्यों लेते हैं, इसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, ये रहा हमारा साउथ पोल। तो भाई हुआ क्या, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने ला लिया कोई भी एक, यहाँ से सपोज हमने ऐसा चार्ज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो चार्ज हमने जैसे डाल दिया, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, ये इसके ऊपर कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस डालेगी, कोई ना कोई तो फोर्स डालेगी। तो उसी फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे कि द मैग्नेटिक फील्ड exerts a force on that charge which is known as magnetic force। तो इसका हमने एक फार्मूला भी देखे थे। तो ये फार्मूला जो होता है वो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। भाई Fm इज इक्वल्स टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये रहा हमारा वो फार्मूला। तो अभी इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। और भी एक देखे थे, ये तो चलो वेक्टर फॉर्म में हो गया, स्केलर फॉर्म में होता है Fm इज इक्वल्स टू Q वी बी साइन थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, ये साइन का कैसे आया, ये सब हम लोग अभी देखते हैं।
तो जैसे कि ये क्यू बी साइन थीटा है, ये वेक्टर फॉर्म में आपको तो पता ही है ये वाला। वैसे ये फार्मूला कुछ देखो, जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन होता है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि सपोज कर लो कि ये रहा हमारा वेलोसिटी चार्ज का और ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में है, ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो वो थीटा जो एंगल है वही ये साइन थीटा है। ठीक है, अब ये थीटा, अब यही थीटा के साथ में हमें इस दोनों केसेस को पढ़ना है कि भाई वेलोसिटी कैसी रहेगी। जैसे कि हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे इसके अंदर, 3 केसेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस और काफ़ी मज़ेदार केसेस है, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ में, और बढ़िया तरीके से फील भी देंगे इसका। तो जैसे कि ये थीटा है, ये थीटा के ऊपर ही हमें पूरा स्टडी करना है कि थीटा ये रहेगा तो क्या पाथ रहेगा, क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी, तो थीटा अगर ये रहेगा तो क्या क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी, क्या इसका रेडियस रहेगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये जो थीटा है वो ये रहा Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा। ये आप देख लीजिए स्केलर फॉर्म में, हम लोग स्केलर फॉर्म का ही, इसमें जो स्केलर फॉर्म का ही फॉर्मूला है वही हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, उससे ही हम लोग अपने सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे अपने वाले। और अब हम लोग ये फार्मूला जैसे कि हमने क्या किए, अब एक मूविंग चार्ज लिए और ये फोर्स कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने इसकी किसी वेलोसिटी के साथ में कोई चार्ज हमने इसमें डाल दिया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है। जैसे कि ये एक सपोज कर लीजिए एक मैग्नेट है, इसके आजू बाजू में जो है वो पूरी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन फेंके, तो जैसे आप अब इमेजिन कीजिए कि जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, वहाँ पे इसकी जो भी इसके अंदर चेंजेस होगा, जो भी इसके अंदर फोर्स लगेगा वो किस वजह से होगा। अगर हम लोग बात करते किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन की, तो हम लोग उसकी जो है वेलोसिटी कंसिडर नहीं किए रहते, क्योंकि तब तो कोई वेलोसिटी होती ही नहीं उसकी वाली, अगर वो रेस्ट होता तो हमें यहाँ पे रेस्ट मास के लिए वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है वो पूरा मतलब ये हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये मूविंग चार्ज जो है वो मूविंग चार्ज आया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सबसे पहले तो उसके चार्ज की वजह से लगेगा, उसकी वेलोसिटी की वजह से, और ये सबसे ज़रूरी यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, है ना। क्योंकि भाई जो फोर्स लग रहा है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लग रहा है ना। दो चीज़ों पे इस पर बड़ा फोर्स लग रहा है, जैसे कि एक वेलोसिटी और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग सपोज इसकी आगे की केसेस की बात करते हैं। हमने मैग्नेटिक फोर्स देख लिया, जैसे कि अभी मैग्नेटिक फील्ड देख लिए, मैग्नेटिक लाइंस देख लिए क्या होता है, और मैग्नेटिक फोर्स देख ली। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पूछे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहाँ से कहाँ तक के जाती है, अगर आपको पूछे कि मतलब कैसे फ्लो होती है, तो मैं आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की मतलब मूव होती है। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोगों ने बात की रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे कि मैं जो है यहाँ पे बता देता हूँ छोटे से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंसिडर करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं भाई, हम लोगों ने एक तरफ लगा दिए कुछ पॉजिटिव प्लेट लगा दिए, एक तरफ हमने लगा दिए नेगेटिव प्लेट। ये वाले केस भी हम लोग फिर से देखने वाले हैं, मतलब हम लोग जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तब हम इसमें फिर से देखेंगे, लेकिन अब फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ऐसे है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, तो हमें पता चलता है। तो ये ऐसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ये होती है। अब हम लोग एक छोटा सा इसमें डायग्राम देख लेते हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए और पॉज करके लिख लीजिए। चलिए मैं अभी इसे रब कर देता हूँ। तो इसमें हम लोग जो चीज़ याद रखने वाले हैं वो है ये क्यू वी बी साइन थीटा। मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। चलिए हम लोग तो चलो अभी इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम अपना जो चार्ज है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दे, ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमने अपना रिप्लेस कर दिया। तो हमें ई वी बी साइन थीटा इसको हमें याद रख के चलना है। अब हमने डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हमने एक डायग्राम देखी होगी हमारे मतलब प्रीवियस क्लासेस में। ऐसा कोई डायग्राम याद है, साउथ पोल का हो गया, ये नॉर्थ पोल का हो गया। ठीक है, ऐसा होता था, ऐसा ये ऐसा होता था, ये ऐसा। ठीक है, तो साउथ पोल के समय जैसे कि
साउथ पोल में कैसा वो फ्लो होता था, वो जिस साउथ पोल में फ्लो होता था कुछ ऐसा, जैसे कि ये ऐसा, जैसे कि ये जो एरो है, अगर हम उस एरो को देखें तो वो किस तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा एरो बना दो तो ये कैसे फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज मैग्नेटिक। और जो नॉर्थ पोल के समय कैसा फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखे भाई ऐसा फ्लो हो रहा था नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, है ना, ये ऐसा। तो यहाँ पे भी कैसा जा रहा है, ये ऐसा, है ना। जैसे कि हमने ये जब कंसिडर किए थे मैग्नेट, तो ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया था, ये हमारा साउथ पोल हो गया था, तो कैसे फ्लो हो रहा था नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, कैसे फ्लो हो रहा था भाई, ये फ्लो हो रहा था कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो वैसे ये फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फ्लो हो रहा था, जैसे कि ये साउथ पोल से कुछ ऐसा घूमेगा, तो वैसे ये ऐसा फ्लो हो रहा था साउथ से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलिए अब हम मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हम लोग को पढ़ेगी इसके केसेस। अब ये जो है ई वी बी साइन थीटा, इसको आप याद रखिए, मैं इसको लिख के रखा हूँ यहाँ पे, इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमम। तो सबसे पहला केस, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम डाल देते हैं यहाँ पे, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो तो पता होगा, लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है कि जिस फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ में ना बदले, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसमें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी केस देखने वाले हैं, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी केस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी केस है, ये सब केसेस भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि एक कांस्टेंट मतलब वैल्यू के साथ में मैग्नेटिक फील्ड हम चला रहे हैं, और उसमें हम लोग जो है सब हमारा जो प्रोसेस है, जो भी कारोबार है, वो सब हम लोग उसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो भाई अब हम लोग आते हैं हमारा सबसे पहला केस, ठीक है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला केस है कि भाई जो एंगल था थीटा, ये थीटा वाला, ये वाला थीटा, वो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री। अब 180 और 0 डिग्री क्या हो गया भाई, थीटा 180 और थीटा 0 डिग्री, मतलब जैसे कि हमने ये थीटा देखे थे, है ना, जैसे ये वेलोसिटी हो गई और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम लोगों ने अब ये थीटा 0 कर दिया, थीटा 0 मतलब ये ऐसे कुछ केस हो जाएंगी, पैरेलल वाली केस हो जाएगी ये, है ना। जैसे कि ये केस हो, जैसे कि ये वेलोसिटी रही सपोज, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ केस बन रही है। और 180 वाली केस एंटी पैरेलल केस, मतलब इस तरफ भाई मैग्नेटिक फील्ड चल रही है और इस तरफ हमारी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चल रही है। तो ये ऐसा केस है। तो अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये सपोज कर लो, ये देखिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है, अब हमने हर बार बता रहे हैं कि भाई मूविंग चार्ज लेना है, मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन लेना है, उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए सपोज, दो का अलग अलग इसमें एग्जांपल नहीं है कि इस तरफ जाएगा, एक तरफ इस तरफ जाएगा। अब डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ये बनाएगा 0 डिग्री, जिसके एंटी डायरेक्शन जा रहा है मतलब बनाएगा 180 डिग्री। तो ये इस पर फोर्स क्या पड़ा वो हमें देखना है। तो जैसे कि अभी हम लोग ये फॉर्मूला लेते चल के है मैग्नेटिक फोर्स का, तो ये रहा ई वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जो है 0 डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो जो फोर्स का आएगा वैल्यू वो आएगा 0, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई अगर ये पैरेलल चल रहा है, जैसे कि हम लोग कुछ ऐसी वाली केस, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये सपोज कर लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी पैरेलल, और ये उसके साथ में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरेलल चल रहा है। तो मुझे इतना बताओ, ये जो पेन है उस पर मेरे हाथ का कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, मतलब पैरेलल ही चल रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हैं ये लोग। तो ये अपना मोशन नहीं बदलेगा, ये जो जिस मोशन में चल रहा है उसी मोशन में जाएगा, इसका कोई मतलब जो पाथ है वो बदलेगा नहीं, ये इसी पाथ में जा रहा है, ये इसी पाथ में रहेगा। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि जो पाथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, path of electron when
थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री इज स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है ना। ये ट्रैजेक्टरी जो है इसकी स्ट्रेट पाथ को वैसे ट्रैजेक्टरी भी बोला जाता है। तो मैं बोल देता हूँ कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है इसकी ट्रैजेक्टरी। अच्छा से काफ़ी सिंपल सा केस था ये, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो वैसे अब ये मोशन क्यों नहीं, मतलब जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है ना कि अगर कोई भी किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपने रेस्ट मोशन में फ्लो ये चलता रहता है। तो इसका जो रेस्ट मोशन था सबसे पहले, मतलब जो मोशन था वो उसका मोशन था स्ट्रेट लाइन, मतलब जा रहा था सीधा सीधा। तो कोई फोर्स तो लगा नहीं इसके ऊपर, हमने देखे अभी इस फॉर्मूले में फोर्स था वो 0 था। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन की पाथ चलाती रहता। तो ये हो गया केस 1। तो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे केस 2। इसको लग देते हैं आपको। ठीक है, तो केस 1 में हमने क्या देखे, जब फोर्स 0 होगा तो भाई कुछ निकलेगा ही नहीं और कुछ, तो फोर्स जो है वो 0। ठीक है, और जो ट्रैजेक्टरी थी वो थी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो गया केस 2 केस 1 के बारे में। अब हम लोग जो है वो केस 2 देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी मज़ेदार केस है केस 2। ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा कि भाई क्या वो है इसका बढ़िया तरीके से। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। इस जो फॉर्मूले को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। FM की जो वैल्यू है वो है QVB sin थीटा। ये फार्मूले को यहीं पे मैं लिख के रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहते रहे, आप देखते रहे इस फार्मूले को। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप इसके कम से कम मतलब वीडियो रेफ़र करें, आपका टाइम काफ़ी बच जाए इसके अंदर। तो मैं आप ट्राई कीजिए, ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। तो अब केस 2 जो है वो है थीटा इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 सबसे मज़ेदार केस। मतलब जो है जो वेलोसिटी रहेगी चार्ज की, है ना, जो चार्ज की जो वेलोसिटी रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी भाई किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी इससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो चलिए देखते हैं फिर, मतलब ये कैसे इसके ये मैग्नेटिक फील्ड से कैसे परपेंडिकुलर रहेगी। तो अब हम जो है ये इसकी ये ले लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री डाल देते हैं और इसका फोर्स निकाल लेते हैं। इसी की FM इज इक्वल्स टू EVB sin 90। तो sin 90 क्या होता है, sin 90 1 होता है। तो इसका जो फोर्स आ जाएगा वो EVB हो जाएगा, या इसका फोर्स। ठीक है, अब वैसे इसको V को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। ये तीसरे केस में पता चलेगा कि हमने इसको परपेंडिकुलर बोला है, लेकिन क्यों हम लोग बस वेलोसिटी बोल देते हैं इजी में, इसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे इसको थर्ड केस में। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिए जो कि इनवर्ड है। मतलब सपोज कर लो ये मेरा बोर्ड है, उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये जो है वो है इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन लाएंगे जिसकी जो वेलोसिटी है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। तो जैसे कि भी हम लोग अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें इलेक्ट्रॉन की, जैसे सपोज कर ले कि ये सपोज कर ले हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसी वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे जैसे कि वो टूटा तारा होता है ना, ऐसे आता है ऐसे झूप, वैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे झूप आया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड रही भाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे पैरेलल होना चाहिए।
ऐसे, सॉरी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बना है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड थी पेन, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये बन गया परपेंडिकुलर का केस, ये ऐसा ऐसा केस। अब इस पर ऐसा लो, ऐसा लो, ऐसा लो, ऐसा लो, तो ये ऐसा भी मतलब परपेंडिकुलर ही बनाएगा। तो हम लोग ऐसा इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, ठीक है, ये ऐसा फेंक के इलेक्ट्रॉन ऐसा जोर से, ये ऐसा, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ला था, जोर से फेंका ऐसा वेलोसिटी से, ठीक है, ऐसे वेलोसिटी इसकी थी, है ना, इसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डायरेक्शन में। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आपको पता है, लेकिन अब फिर से रिवाइज एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं। तो ये देखो, अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऐसा ही क्यों फेंके इलेक्ट्रॉन को, ऐसा क्यों नहीं फेंके, ऐसा क्यों नहीं फेंके, ऐसा क्यों नहीं फेंके, मतलब, और इस तरफ क्यों नहीं फेंके, इस तरफ क्यों नहीं फेंके, तो बता देते हैं। जैसे कि ये रहा परपेंडिकुलर फील्ड, जैसे कि ये सपोज कर लो, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल परपेंडिकुलर, सॉरी ऐसे परपेंडिकुलर, है ना, और ये इसके पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे। तो आप यहाँ पे लीजिए, मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया होता, है ना, अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया होता तो भी ऐसे ही बनाता, ऐसे ऐसे, ये इसमें आप कहीं पे भी घुमाओ इस प्लेन में इसको, तो भी ये 90 डिग्री के एंगल में रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। कि मैं इसको ऐसे कैसे भी घुमाऊँ तो ये 90 डिग्री के साथ में रहेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ठीक है। तो अब उतना कोई ये नहीं है इसका। अब हम लोग सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो ये है राइट हैंड रूल वो क्या था भाई। तो ये राइट हैंड रूल ऐसा, ये हमारा एक राइट हैंड बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब ये राइट हैंड कैसे लिया वो भी हम लोग बता देते हैं कि मतलब ये ऐसा हमने लिए है कि मतलब कैसा लिए है वो हम लोग देखेंगे। ये राइट हैंड रहा हमारा, ठीक है। तो हम लोग हमारा जो राइट हैंड है ये कुछ ऐसा समझ गए, जैसे कि ये ऐसा, ये तो लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना यहाँ से, है ना, ये ऐसा लेफ्ट हैंड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड नहीं, ये राइट हैंड। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको घड़ी बना देते हैं तब तो पता चल जाएगा। ये देखो, ये ऐसा ऐसा है। तो इसका जो थंब है, थंब क्या बताता है, थंब बताता है, इधर देखिए, मोशन ऑफ चार्ज, है ना, मोशन ऑफ चार्ज बताता है। जो फिंगर्स होती है वो क्या बताती है, मोशन ऑफ या फिर मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ये बताया मैग्नेटिक फील्ड। और जो पाम होता है अंदर वाला, ये इधर वाला, ये ऐसा है ना, ऐसा है, तो ये अंदर वाला पाम, ये क्या बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। चलो अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ मैंने बताया था, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन उसके परपेंडिकुलर। तो चलो ये केस देख लेते हैं। अब देखो, अब हम लोग इसमें राइट हैंड रूल लगाते हैं। जैसे कि अभी हमें बोला गया है कि भाई जो फिंगर रहेगा आपके, ये रही हमने दे दिया राइट हैंड। अब ये जो फिंगर है, फिंगर को डालो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये ऐसे ऐसे डालो, ठीक है, ऐसे डाल दिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जो है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों का जो मतलब चार्ज है, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इस तरफ है, ये मेरा अंगूठा, ये अंगूठा देखो, मोशन ऑफ चार्ज इस तरफ है ना, ये इस तरफ है ना मोशन ऑफ चार्ज। तो फिर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, पाम की डायरेक्शन में, ये रहा पाम, है ना, ये पाम रहा उसके डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे बनेगा, ये देखो, ये यहाँ पे ये फोर्स इसका रहेगा। अब ये फोर्स इधर, इसका मोशन, इसकी वेलोसिटी इधर। अब इसका रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट हमें वो देखिए ना पैरेललोग्राम लॉ के इसमें ये ऐसा कुछ होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच से निकलता है, इसको डायगोनल होता है ना, तो इसके बीच से निकलेगा कुछ ऐसा, ये ऐसा सर्कुलर कुछ ऐसा, ये बन गया भाई इसके वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक और वेलोसिटी,
है ना। तो ये कुछ इस तरफ से इसका रिजल्ट बना। अब फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए, फिर से लगाओ भाई, यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर से यहाँ पे फिर से हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो ये हाँ, तो हमें जो है यहाँ पे फिर से हम लोग आ गए ये वेलोसिटी पे। अब ये वेलोसिटी पे क्या लगाएंगे, फिर से लगाते हैं यहाँ पे राइट हैंड रूल। तो कैसे लगाएंगे राइट हैंड रूल, तो भाई ये हमारा आया राइट हैंड, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड आया। तो ये गई फील्ड ऐसे, है ना, ये जो उंगलियां है वो क्या शो कर रही है, फील्ड। तो ये फील्ड गई अंदर, ये हमारा अंगूठा जो है वो शो करेगा मोशन। तो ये गया यहाँ पे मोशन इसका चार्ज का, और ये रहा हमारा फोर्स पाम से, ये फोर्स इस तरफ इस डायरेक्शन। तो ये है ऐसे डायरेक्शन इसका फोर्स, ये की वेलोसिटी। रिजल्टेंट कहाँ पे आया भाई, रिजल्टेंट आया यहाँ पे, ये ऐसा। फिर से यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लेके आ जाएंगे, ये वेलोसिटी यहाँ पे इस ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। फिर से लगाओ भाई वैसे ही, फिर से हम लोग लगाएंगे हमारा राइट हैंड टूल। ये भाई ये आया फिंगर, ये घुसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में गया। ये अंगूठा जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, फोर्स पाम के डायरेक्शन में, ये ला फोर्स, ये इधर अंदर जैसे, है ना। बस ये ऐसे ही करते करते हमारा जो है ये पूरा सर्कल बन जाता है, ऐसा, ये ऐसा सर्कल, ठीक है। अब ठीक है, ये ऐसा सर्कल बन गया, इसका फोर्स भी अंदर की तरफ रहेगा। कुछ सेंटर भी होगा भाई, सर्कल है तो सेंटर होगा तो रेडियस भी होगा, तो इसका रेडियस भी होगा। तो अब हमें इसका रेडियस भी निकालना होता है। इस सर्कल का रेडियस निकालो भाई, कि भाई इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्व हुआ, कितना मतलब गोल घुमा, उसका कुछ मतलब चार्ज जो है वो कितना गोल घुमा, उसका ये बताओ, रेडियस बताओ। तो अब आप मुझे इतना बताइए, जैसे कि ये हमने फॉर्मूला निकाले फोर्स की, इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अब आप देख रहे हैं हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया वो अंदर की तरफ लग रहा है ना। हम लोग पढ़े होंगे 12th में कि सर्कुलर मोशन हमने पढ़े थे कि भाई एक ऐसा जो जैसे कि जा रहा है कोई भी, जैसे ये यहाँ से कैसे रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स लगाते हैं, है ना। ये भी कुछ वैसी केस है। तो हम लोग इस फोर्स को पता है ना क्या कहते थे, इस फोर्स को हम लोग कहते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल। तो ये भी कुछ वैसी केस है। तो मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज एन मैग्नेटिक फोर्स बिहेव कर रहा है। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है ना। तो क्या हम लोग इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है ना। तब यहाँ से हम लोग जो है इसका रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस, ये जो सर्कुलर पाथ बना रहा है ना उसका रेडियस, है ना। तो याद रखना कि भाई जब भी थीटा की वैल्यू, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जब परपेंडिकुलर होती है और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तब क्या होता है भाई, तब होता है सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक है। और अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई जो सर्कुलर पाथ होता है, इसमें क्वेश्चन मतलब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि भाई मतलब हमने जो है इसका फोर्स निकालने के लिए कौन से इसका इस्तेमाल किया था। तो फोर्स निकालने के लिए हमने जो है राइट हैंड रूल का यूज़ किया है ना। और जो इसमें ऐसे कुछ मतलब ऑप्शन दे दिए, जैसे कि इसने बोल दिया कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में भाई कैसे रिलेट करता है, कोई बताओ। तो कुछ मतलब कोई बता देगा कि भाई जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से ग्रेटर होता है, या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उससे मतलब कम होता है, या इक्वल टू कम होता है, या फिर इक्वल टू होता है। तो आपको आंसर करना है इक्वल टू। हमने इसके इक्वल करा दिया है कि जो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है, इक्वल टू नहीं मतलब बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का एक्सप्रेशन बताते हैं आपको। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पकड़ के चलिए आप, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, मतलब कि जो वे है वो परपेंडिकुलर है इसके। तो हमने एक सबसे पहला जो चीज़ देखी थी वो थी सेंट्रीपिटल इक्वल, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, ठीक है। ये रहा हमारा।
तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमने निकाले थे, क्या निकाले थे, साइन 91 लिए थे, तो क्या था EVB, ठीक है, ये था हमारा FM था। तो FM को पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा EVB। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है mv²/r, ठीक है ना, याद है ना, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो mv²/r। आप चाहे तो उसे हाईलाइट करके लिख दीजिएगा अपने नोट्स में, भाई रिकॉल नहीं होता है कि भाई mv²/r कहाँ से आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। तो ये V से भी मर गया। तो इसमें हमें जो निकालनी थी वैल्यू वो थी R की वैल्यू निकालनी थी रेडियस की। तो रेडियस की वैल्यू कैसे, R = mv/EB, है ना, ये आ गई हमारी R की वैल्यू, ठीक है, हमारी आ गई R की वैल्यू। तो रेडियस निकाल लिए है। अब इसके ऊपर हम बस आप ये फार्मूला जो है ना उसको याद रखिए। वैसे आप निकाल तो सकते हैं, ये जब मैंने आपको इतना सब कुछ बताया है, अगर आप ये चीज़ बात याद रखें तो अब ये फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रह सकती है या फिर आपको लगता है कि इतना बड़ा कंसेप्ट तो है, वैसे बड़ा तो है नहीं, काफ़ी इजी भी कंसेप्ट है, तो फिर भी आप ये याद रखिए R = mv/EB, ठीक है। ये रेडियस का फॉर्मूला याद, इससे हम लोग जो है 3-4 चीज़ें निकालने वाले हैं, ठीक है। अब इसको याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि केस 2 हमने देखे, तो केस 2 में हमने क्या देखे कि जो फोर्स की वैल्यू थी वह थी EVB, और उससे ही हमने जो रेडियस की वैल्यू निकाले थे वो निकाले थे mv/EB, ठीक है। और केस 2 में क्या था, ट्रैजेक्टरी भी लिख देते हैं। उससे पहले हम लोग लिख देते कि जो थीटा था, यहाँ पे हम लोग केस 1 में देखे थीटा = 0 और 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग जो थीटा की वैल्यू ले लेते हैं वो हम लोग लिए थे 90 डिग्री। ट्रैजेक्टरी क्या थी, यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी क्या थी इसकी, सर्कल, है ना, सर्कल थी ट्रैजेक्टरी, और लिख देता हूँ सर्कल, ठीक है, सर्कल थी इसकी ट्रैजेक्टरी। तो ये फार्मूला निकाल लिया है, ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर हम इसके आगे के फॉर्मूले रखें। ये डायग्राम याद रखिएगा, इस डायग्राम के ऊपर भी हम लोग आगे की चीज़ें लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है रेडियस निकाले हैं, तो अब ये रेडियस ये करने में उसको कितना टाइम लगा है, क्या लगा है, अब उसके लिए हम लोग को है निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है, तो जैसे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, स्पीड है वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, तो टाइम यानी कि t। अब मुझे इतना बताओ, ये जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस वो है ना, ये सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस है ना, तो वो क्या होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस, वो होता है 2πr। तो ये रहा सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो कि था 2πr। और वेलोसिटी यहाँ से आ जाएंगी। वेलोसिटी अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो क्या आ जाएगा, r × EB/m, है ना। वेलोसिटी की ये वेलोसिटी यहाँ पे, ये इधर गया, m नीचे आ गया, ठीक है, ये m नीचे आ गया। तो r × EB/m, r से r मर गया। तो t की जो वैल्यू आई है, टाइम पीरियड की वैल्यू, वो आई है 2πm/EB, है ना, ये आ गई हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है, 2πm/EB ये रहा। अब मुझे इतना बताओ, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में लग रही होगी कि भाई ये जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है किसके, वेलोसिटी के, है ना। तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ v, ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ v, आप याद रखिए। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ v, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए। तो ये जो होता है भैया वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के साथ में। चलो अच्छा है ये भी। अब इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि भैया वेलोसिटी के साथ में इंडिपेंडेंट क्यों है और कैसे है। तो जैसे कि हम लोग अगर देखें, अगर सपोज हम लोग जैसे कि हम लोग ये वाला केस ले लेते हैं रेडियस, इसमें अब ये रेडियस वाला केस, इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि रेडियस जो है वो किसके साथ में बढ़ रहा है, मास और वेलोसिटी के साथ में। तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगा।
तो जैसे कि हम लोग सपोज कर लो कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फेंके, काफ़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फेंके। तो होगा कि ये जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना ही उस मैग्नेटिक फोल्ड की, मैग्नेटिक जो फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उसका जो इफेक्ट रहेगा उसको कम कर पाएगा। कैसे कम करेगा, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे मैंने एक पंखा लगा दिया है, पंखा ऐसे चल रहा है, हवा फेंक रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने एक पेपर बॉल लिया। पेपर बॉल कंपैरिजन में पेपर बॉल तो चलो काफ़ी हल्का होगा, जैसे कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो काफ़ी हल्का रहेगा। तो ऐसे हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंक दिया काफ़ी ज़ोर से। अब ये जो है, इसकी जो वेलोसिटी है वो काफ़ी है। तो होगा क्या कि भाई इसकी वेलोसिटी रहेगी, तो ये वेलोसिटी से जितना स्पीड में जाएगा, तो ये अब जैसे कि मैं बताता हूँ, ये कैसे गया वेलोसिटी से, तो ये दूर तक के ट्रैवल किया। जैसे कि इतना यहाँ पे इसकी हवा चल रही थी, जैसे कि ये ऐसी हवा चल रही थी, ऐसी इतनी हवा चल रही है ना, ऐसी हवा चल, तो ये जितना ज़ोर से यहाँ से जाएगा वो उतना दूर तक पहुँच पाएगा, इसके वहाँ उस एंड तक की, उतना इस तक दूर तक के जाएगा, और वहाँ पे एंड ये लगाएगा। तो हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो वेलोसिटी है ये इसको बाहर फेंकेगी, उतना वेलोसिटी नहीं है, हम उतने वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे फिलहाल हम लोग बात कर रहे कि ये वेलोसिटी के साथ में इसका जो रेडियस है वो कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे ये गया वेलोसिटी काफ़ी तेज़ी से गया, तो इसमें जो ये था, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था, उसने इस पर कम फोर्स बनाया, तो वैसे ही ये घूमा बहुत बड़ा, मतलब ये घूमा तो है, नचाया तो है मैग्नेटिक फील्ड ने इसको गोल इसे, लेकिन ये उतना ही बड़ा रेट बनाएगा, उतना ही बड़ा ये रेडियस बनाएगा वेलोसिटी के साथ। मास पे भी डिपेंड करेगा, अगर हम लोग मास बढ़ाते हैं तो मतलब जो इसका रेडियस है वो भी बढ़ेगा। अब रेडियस कम होगा किसके साथ में भाई, रेडियस कम होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई है ना, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी तो वेलोसिटी जो है वो दूर तक के बढ़ रही थी, तो मतलब कम हो रही थी, कम हमने कर दिए थे वेलोसिटी बढ़ा के। अब वेलोसिटी को लगते हैं वैसे के वैसे मैग्नेटिक फील्ड को कर दिए कम, तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, मतलब ये घुमाएगा ही नहीं उसको उतना, भाई हम तो कितना घुमाएंगे, अभी थोड़ा सा घुमा देंगे, ये हल्का सा घुमा देंगे इसको छोटा सा और निकल जाएगा ये। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएंगी तो रेडियस भी कम होगा, ठीक है, समझ गए। अब हमने निकाल लिया इसका टाइम पीरियड वेलोसिटी के साथ में इंडिपेंडेंट है, देख पा रहे हैं हम लोग। अब जैसे कि टाइम पीरियड कैसे, अब मुझे इतना बताओ कि जितनी इसकी वेलोसिटी हुई है ना, वेलोसिटी हुई तो रेडियस बढ़ा, ये भी ठीक है, वेलोसिटी हुई तो रेडियस बढ़ा है ना। अब वेलोसिटी कम हुई तो रेडियस भी कम हुआ, ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। तो मुझे इतना बताओ, टाइम पीरियड पे जैसे कि हम लोग बात करते थे ना कि भाई वेलोसिटी है तो बाहर रेडियस बना है, तो मतलब उतना ही टाइम लगाएगा है ना, मतलब अगर इसमें वेलोसिटी बढ़ा दी तो रेडियस बढ़ा हो गया ना, तो टाइम पीरियड भी बढ़ा होगा। ऐसा हमको पता चल रहा है, हमको समझ में आता है ऐसा कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है भाई इस फॉर्मूले में। तो मुझे इतना बताओ, वेलोसिटी बड़ी है तो रेडियस बड़ा है, तो मतलब वेलोसिटी तेज़ी से चल रहा है ना। जैसे कि सपोज कर लो एक हम इतने ये ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है और एक छोटा सा ग्राउंड है ना, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत तेज़ से दौड़ रहा है। सपोज यहाँ पे एक रनर है, स्प्रिंटर है, वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, और ये जो है यहाँ पे जो रनर है वो काफ़ी स्लो दौड़ रहा है ना। तो ये तेज़ी से दौड़ रहा है, ये स्लो दौड़ रहा है, तो भाई ये आराम से अपना सर्कुलर पार करेगा ये तेज़ी से, लेकिन टाइम तो उतना ही लगेगा इनको, क्योंकि भाई वेलोसिटी के साथ में इनका जो सर्कल है वो भी तो बड़ा छोटा है ना। तो टाइम पीरियड पे उसका कोई ये नहीं असर होने वाला है ना। जैसे कि इसको अगर ये मतलब इसको ये सर्कल बड़ा ये करना है इसको कवर, तो ये जल्दी दौड़ जाएगा। इसको जो है अपना सर्कल छोटा कवर करना है तो ये स्लो दौड़ रहा है, तो टाइम पीरियड तो उतना ही लग रहा है। समझ में आ रहा है ना ये बात। तो देखो इसीलिए मैं बोला कि टाइम पीरियड के साथ में जो है वो वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चलिए अब टाइम पीरियड के साथ में, टाइम पीरियड से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड से हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या क्या, हम लोग टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी निकालते हैं भाई। टाइम पीरियड पता है, चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। टाइम पीरियड को नीचे रख देता हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना, 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है ना।
फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 बाई टाइम पीरियड। तो एफ इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड ले लो, मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1/2πm/e/b। तो ई बी गया ऊपर, तो क्या आ जाएगा EB/2πm। ये आ गई जी फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, टाइम पीरियड भी पता चल गया। फॉर्मूला क्या लगाए भाई, बस एक ही फॉर्मूला, वो था R=mv/EB। मैं बताया था कि बस ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी सब तो कंसेप्चुअल काम है कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। और भी चीज़ें निकालेंगे, और भी चीज़ें निकालते। चलो, और क्या क्या निकाले भाई, और क्या क्या निकाले, क्या निकाले, चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ में इसका रिलेशन देखते हैं, मोमेंटम के साथ में इसका रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले मोमेंटम के साथ में देखते हैं। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सबको जो है अभी हम लोग मिटा देते हैं। टाइम पीरियड याद रखिएगा। अब हम लोग निकालते हैं इसका जो है काइनेटिक एनर्जी। से पहले हम लोग थोड़ा मोमेंटम के बारे में देख लेते हैं कि भाई मोमेंटम, जैसे कि हम लोग इसको, जैसे ये R=m/v/EB लिख दिए, तो मुझे इतना बताओ, ये जो mv है वही तो मोमेंटम है, वही तो p है, वही तो मोमेंटम है ना, मोमेंटम है ना, वही तो मोमेंटम है। तो किसको ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं R=p/EB, ऐसे लिख सकते है ना। एक मोमेंटम के इसमें आ गया ये वाला एक फार्मूला, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। ये केस आप अलग से एक, मतलब लास्ट पेज हो या चाहे फर्स्ट पेज हो अपना नोट्स का, उसमें आप ये चीज़ लिख लीजिएगा। ये जो मैं इस तरफ लिखाने वाला हूँ, इस तरफ जो भी लिखाना है। तो भाई ये आ गया हमारा रेडियस। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। मैं यहाँ पे KE ना लिखते हुए K लिख लेता हूँ, 12mv² लिख सकते हैं, है ना। 12mv² लिख लिया भाई हमने, भाई काइनेटिक एनर्जी जो है। अब v², ठीक है, जो v², ठीक है, v² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये p है, p था, p के हमारा क्या था, p=m/v था। तो v² को हम लोग ये जो है ना इससे ऐसे रिलेट कर p/m, ये चीज़ याद रखिए। आप चाहे तो इसको कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई इसमें से m/v लिख दिया, तो m/v क्या था भाई, p था, तो p/v लिख दिया, है ना, p/v लिख दिया, ऐसा हो सकता है यार। और p/v, p क्या था, v/m था, तो क्या हो जाएगा भाई, p/v था, तो v²/m हो जाएगा। ये कुछ ऐसा, मतलब आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो, मतलब आपको जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दिया इसमें, मतलब कुछ मोमेंटम के इसमें दिया हुआ है आपको, मतलब बस मोमेंटम दिया हुआ है और आपको बस ये दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दी है, तो भाई कैसे करेंगे अभी। तो भाई मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास पता है, उसको इसमें डाल दिया वेलोसिटी के इसमें फॉर्मूले में, तो ऐसे हम निकाल लिए, काफ़ी ईजी होता है ये। तो अब लोग इसको अब लोग हम आगे बढ़ाते हैं इस फॉर्मूले को। तो 12 × m/p², m/p²/m², m से m मर गया, तो क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो गई 12 × p²/m, है ना। फिर से अब ये वाला फॉर्मूले में हम लोग p की वैल्यू डाल देते हैं, p की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। p की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये 2k के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा mb, तो ये और ये रूट लगा दिए, तो p = √2km, ये इसको इसमें डाल दिए रेडियस के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा R = √2km/b, ये आ गया एक और, किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक और। चलो ये भी पता चल गया भाई, मज़ा आ गया इससे भी। अब क्या देखें, सोचते हैं क्या देखें। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गई वैल्यू, और किसके फॉर्म में आ गई है, मोमेंटम के फॉर्म में आ गई है। अब हम लोग देखते हैं इसको जो है वो वर्क डन के साथ में क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन के साथ में काइनेटिक एनर्जी कैसे चलती है वो भी देख लेते हैं। आखिरी है इससे, बस इसके बाद में बस ये के बाद जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिए। तो अभी चलते हैं, अब जैसे कि हम लोग बात करें अगर वर्क डन के बाद इसमें, तो हमें इतना तो पड़ता है, जैसे कि जो वर्क डन होता है, जैसे कि इफ़ चार्ज q इज़ एक्सेलरेटेड
थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ आ गया, क्यों आ गया, बताएंगे, सब बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V देन, तो इसमें जो वर्क डन होता है वो होता है Q इंटू V। ये याद रखिएगा, Q इंटू V। तो देखिए अब जैसे कि होता क्या है, जो चार्ज होता है वो कैसे मूव होता है, ये आपको पता हो या शायद याद ना आ रहा हो तो मैं बता दूं। चार्ज जो होता है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है ना। जैसे कि हम लोगों ने जीरो की बात कर दी, जीरो ले लिया और यहाँ पे हमने ये ले लिया, पोटेंशियल लिया। तो चार्ज कैसे होगा, ऐसे फ्लो होता है चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होगा। अगर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो अगर इसके हम लोग वर्क डन देखें तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे एक्सीलरेट कर दिए, ऐसे मतलब वेलोसिटी से फेंक दिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो मुझे इतना बताओ, ये अभी हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस चुके हैं, थोड़ा हल्का मतलब उतना ही नहीं है। तो बस एक कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कि आपको ये निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्क डन कैसे चल रहा है इसके साथ। तो जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया भाई, अब इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग फेंके किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मुझे उतना बताओ उसका इनिशियली ये क्या था, एट रेस्ट जो था वो तो वेलोसिटी पे चल नहीं रहा था, उसको हमने फिर बाद में कुछ दिया एनर्जी वगैरह, उसके बाद में वो तो उसकी जो इनिशियली एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो थी जीरो। तो हम लोग जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो हम लोग जो जिस काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वो होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कि वर्क डन जो था वो Q इंटू V था, तो जो काइनेटिक एनर्जी के साथ में इसका रिलेशन आया था वो था KE/F, और ये F क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, कि चार्ज जो था वो रेस्ट। तो ये जो है वो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के साथ में भी आ गया, तो इसको डालेंगे। अब हम थोड़ा इसको ये करते हैं कि के अब काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है, अब इसमें वर्क डन भी आ गया। तो क्यूब इंटू भी वर्क डन है, हमें इसमें अगर क्यूब इंटू भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्यूब इंटू भी कहाँ निकालेंगे, कहाँ गया। तो सबसे पहले हमारा वो जो फार्मूला था R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mk/QB, ये आ गया। के जगह हम लोग क्या डालेंगे, के जगह हम लोग डालेंगे 2mq इंटू वी, यही जो काइनेटिक एनर्जी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, तो हमने q इंटू वी इसमें डाल दिए हैं, और ये जो था हमारा QB था। तो मुझे इतना बताओ, अगर मैं इस QB को इस इस रूट के अंदर लेके जाओ तो क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mq/v/q²b², ऐसा बनेगा ना, q²b² ऐसा बनेगा। ये q से q कट गया, b² तो नीचे बच गया। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mv/qb², ये आ गया। जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन की बात मतलब जब हम लोग इसको और एक इसमें तोड़ते हैं। अब Q इंटू वी क्या है भाई, है ना, चार्ज जो है वही इसका वर्क डन है। तो Q इंटू, इसको आप तोड़िएगा मतलब वोल्टेज के फॉर्म में हो जाए या वेलोसिटी के फॉर्म में हो जाए, तो ये ऐसा, ठीक है, हमारा पता चल गया। तो चलो फिर अब समअप करते हैं पूरा चैप्टर। यही था हमारा जिसका जो लास्ट है, यही इसका टॉपिक था। इसके बाद में नया टॉपिक हम लेके आएंगे, तो इसको समअप कर लेते हैं। तो जी हमने जो है सबसे पहले देखे थे केस वन में हमने जो है सबसे पहले हमने केस वन से भी पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखे थे, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे फ्लो होती है। तो कैसे फ्लो होती है देखे आपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, दो डायग्राम भी देखे थे डायरेक्शंस में। फिर हमने इसका जो केस है केस वन देखे थे। केस वन क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री था। तो उसमें क्या हो रहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रही थी। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बोले कि भाई हम आपको फोर्स नहीं लगाने वाले हैं, आप जैसे चल रहे चलिए, हमारे साथ चल रहे हैं हम, आप चलिए, ठीक है।
तो ऐसे भाई मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में बोल रही थी। फिर जब आया केस टू था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई 90 यानी कि भाई परपेंडिकुलर हो, भाई परपेंडिकुलर हो तो हम आप पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो भाई इन्होंने फोर्स लगाया। फोर्स हमने किस चीज़ से देखे? फोर्स हमने देखे थे हमारे राइट हैंड रूल से देखे थे फोर्स की, भाई फोर्स किस तरफ जा रहा है। फिर इसका रिजल्टेंट निकाले थे, फिर ये सर्कुलर फॉर्म में आया था। फिर जब इसने सर्कुलर मोशन किया है ना, जब ये सर्कल में घूमा तो फिर हमने क्या देखे भाई सर्कुलर मोशन है, सेंटर होगा, रेडियस होगा, तो फिर उससे हमने क्या निकालेंगे, उससे हम लोग इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा भाई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने किससे इक्वेट कर दिए थे कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वही तो एज एन सेंट्रीपिटल फोर्स ये कर रहा है बिहेव। तो दोनों को इक्वेट किए, वहाँ से हमने रेडियस निकाले। तो रेडियस के बाद में हमने उससे क्या निकाले, रेडियस निकालने के बाद में उसका टाइम पीरियड देखे। टाइम पीरियड में हमने क्या देखे कि भाई टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। उसके बाद में टाइम पीरियड के बाद में फ्रीक्वेंसी निकाले। फ्रीक्वेंसी के बाद में उसको मोमेंटम के इसमें रिजॉल्व किए। मोमेंटम से फिर उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिजॉल्व किए। फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ बाद में उसको वर्क डन के साथ में इक्वेट किए। तो ये सब चीज़ें हमने बस एक ही फॉर्मूले से निकाला है। वो हमारा जो फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल्स टू क्या था, R इज इक्वल्स टू था VB बाय तो क्या था वो फॉर्मूला हमारा, R इज इक्वल्स टू MV/QB, है ना। तो R इज इक्वल्स टू, वहीं से हमने सब चीज़ें रिजॉल्व किए कि भाई अब हम लोग R इज इक्वल्स टू MV/QB को कैसे लिख सकते हैं। MV को हम लोग मतलब ये अपना मोमेंटम लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल्स टू P/QB लिख सकते हैं। ये भी चीज़ें हमने देखे। टाइम पीरियड भी वही से निकाले, टाइम पीरियड जो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है वही से टाइम पीरियड निकाले, ठीक है। तो चलो फिर सम अप हो गया चैप्टर। तो अब हम लोग लेके आएंगे इसका, जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका केस 3। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है केस 3, क्योंकि केस 3 में क्या देखना है। अभी हम लोगों ने 2 केस तो पढ़ लिए कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो केस 3 हम लाएँ थीटा एट एनी एंगल, मतलब थीटा जो है वो कोई भी एंगल में, तब क्या बात होगा, तब क्या ट्रैजेक्टरी होगी भाई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए टेक्निकल नॉलेज विथ इंजीनियर्स। थैंक यू सो मच।